मूट कोर्ट हमने उस दिन कंक्लूड कर दिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिसर्च. जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमने मूट कोर्ट के कोर्स में वी स्टडीड अ लिटिल बिट अबाउट लीगल रिसर्च. अभी हम वो और इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है? बिकॉज अभी आप लोग जैसे यू आर इन 6 सेमेस्टर्स ना, एवरीबडी इज फ्रॉम 6 सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर. एंड सर आप LLB 6 सेमेस्टर, वही आप सब 6 सेमेस्टर मोस्टली. सो जब आप लॉ कर लेंगे, आफ्टर दैट यू हैव मेनी ऑप्शंस. क्या क्या ऑप्शंस हैं अदर देन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट? और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? जैग ऑफिसर, वेरी गुड. अब तो कर सकते हो आप भी. नहीं मतलब बिकॉज मेरे को जब तक आई गॉट टू नो, मतलब आई वॉज प्रिपेयरिंग, मुझे था कि आई अपीयर फॉर जैग ऑफिसर्स एग्जामिनेशन. आई रेड देयर एलिजिबिलिटी जब मेरे लॉ होने के बाद फर्स्ट एग्जामिनेशंस हुए, बट आई कुड नॉट. क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर फीमेल हु इज़ नॉट मैरिड. सो वहाँ पे वो बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी. बट दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. उसके लिए अपने एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे से आपको डेवलप करने पड़ेंगे. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नाउ इफ़ यू वांट टू गो इनटू दैट डायरेक्शन. तो और क्या ऑप्शंस हैं अदर देन जैग ऑफिसर? और कॉर्पोरेट जॉब्स, ओके. और हाँ जी, आप बोलो ना, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो, बोलो, डरो मत. ये देखो ना कौन, ये सब आप ही के फ्रेंड्स हैं. इसके अलावा अगर कोई और होता मैं फिर भी समझती कि यू आर हेजिटेटिंग, बट अभी तो सिर्फ ये लोग हैं, आप जानते हो इन सबको. तो ऐसे सोचो कि हम सब वी आर सिटिंग इन अ डिस्कशन, कोई क्लासरूम नहीं है. इसीलिए क्या कह रहे थे आप? यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, गुड, कैन बी. और आपको हेल्प करेगा उसमें, लॉ आपने पढ़ा है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. व्हाट एल्स? आपने क्या सोचा? जुडिशरी क्रैक करनी है, गुड. और बताओ. हाँ सोचो, बताओ. नहीं, वैसे रिसर्च से रिलेटेड तो सब कुछ है. जो भी आपको करना है उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा पहले, कि क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो रिसर्च का ही पार्ट है, ठीक है? आप उसके बाद उसका जैसे जब आप पढ़ोगे उसके लिए, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च. कलेक्टिंग द डेटा, मटीरियल्स आप कहाँ से पढ़ोगे, क्या सोर्सेज रहेंगे, हर चीज़, एवरीथिंग आई टेल यू इन दिस on this earth is related to research. It starts with research and comes to end, its end result is a research in itself. So और बताओ मुझे, और क्या options हैं आपके पास? प्रोफेसर बनने का किसी ने नहीं सोचा? क्यों भाई? ये आपके प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ पर, कैसे बैठे हैं यहाँ पे? इन्होंने भी क्या ऐसे कैसे बैठे हैं? नहीं अरे नहीं, इन्होंने भी लॉ पढ़ी. आपको लॉ पढ़ा रहे हैं ना ये, इन्होंने लॉ पढ़ी. उसके बाद क्या इन्होंने एडिशनल किया कि आपको पढ़ाने के लिए कैपेबल हुए एंड दे आर एलिजिबल टू टीच यू इन अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज. UGC, नेट, PhD सब सुना है ना, ये टर्म्स सुने, अगर नहीं भी पता क्या है बट सुने तो होंगे ही, है ना? स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स. सो वो क्या है? रिसर्च स्कॉलर्स. आपके ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के बाद दिस इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन, एक वन ऑफ अ वेरी आई वुड से वाइबल ऑप्शंस, अगर आपको और नॉलेज में ही रहना है हमेशा, ठीक है? वैसे तो लॉ के प्रोफेशन में आपको हमेशा ही पढ़ते रहना है, ये तो फैक्ट है फॉर श्योर. आप चाहे जज बन जाओ, आप चाहे एडवोकेट बनो, आप कॉर्पोरेट में जाओ, आप UPSC में जाओ, या फिर आप प्रोफेसर बन रहे हो, आपको पढ़ते ही रहना है टिल द डेथ बेड. ठीक है? सो अब ये हम विल बी डिस्कसिंग दिस ओनली. एक पर्टिकुलरली आज हम जनरल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, देन वील गो टू लीगल रिसर्च टुमारो. एक जनरल रिसर्च क्या होता है?
द वर्ड रिसर्च ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चे, है ना? एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? ठीक है, रिसर्चे और रिसर्चे विच मीन्स टू सीक और टू सर्च। कुछ भी आपको ढूंढना है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप उसके बारे में गूगल सर्च करते हो। सबसे पहले आजकल तो गूगल सर्च ही है, फिर एक आर्टिकल आता है, देन कम्स द सेकेंड पेज, उसके बाद और पेजेस में और घुसते जाते हो ना, जाते रहते हो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑलरेडी रिसर्च्ड है, ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग, किसी ने वो ऑलरेडी ढूंढ कर, ठीक है, आपको दे दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, मतलब एक हमारे पास एक प्लेटर है, हमारे पास ऑलरेडी अ फूड प्लेटर इज देयर, लेकिन हमने उसमें से क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो तो हम पर है। होती है ना होटल्स में या कहीं पे महाराजा थाली, वो इतनी वीडियोस भी अब तो फूड ब्लॉगर्स करते हैं ना, महाराजा थाली, उसमें 160 डिशेज हैं, तो वो क्या हमको डिसाइड करना है हमें क्या खाना है, उसमें से कितना खाना है, किस वक्त खाना है। डेजर्ट हम पहले, कई लोग डेजर्ट खाने से पहले खाना पसंद करते हैं, कई लोग डेजर्ट बाद में खाना पसंद करते हैं, आफ्टर टेकिंग देयर मील्स। तो हम पर है वो, व्हाट, व्हेन, हाउ। रिसर्च इज ऑल अबाउट दैट। आपको एक इशू है, आपके पास एक क्वेश्चन है, आप उसके बारे में सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, आप उसको अप्लाई कर रहे हो अपने इशू पर, है ना? एंड देन यू आर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स कि क्या वो आपने जो प्रॉब्लम थी और जो आपने उसकी सर्च की वो मैच हो रहे हैं आपस में, आर दे अप्लाइंग ऑन ईच अदर, दैट इज रिसर्च। और क्या वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है वो? येस, देन इट्स अ गुड रिसर्च, इफ नो देन यू नीड टू वर्क मोर अपॉन इट, एज सिंपल एज दैट। सो रिसर्च जो ऑलरेडी हम सर्च कर चुके हैं, बेसिक तो यही है, कुछ नया नहीं करना है आपको, सिर्फ जो ऑलरेडी है उसको ढूंढो आप। ओरिजिन क्या था रिसर्च का? प्लीज रीड। ये लाइट्स ऑफ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लाइट ऑफ कर दो। The first recorded scientific research is believed to be conducted by the ancient Greeks in the 5th century BC, around 2400 years ago. They were known for being the first to study the natural world using reasoning instead of superstition. They conducted experiments to observe the behavior of magnets, electricity, and astronomy. थैंक यू। सो फर्स्ट रिकॉर्डेड साइंटिफिक रिसर्च, सबसे पहली साइंटिफिक रिसर्च कब हुई थी रिगार्डिंग रिलेटेड टू साइंस? हिस्टोरिकल रिसर्चेज होती हैं, लीगल रिसर्चेज होती हैं, बट साइंटिफिक रिसर्च कब हुई थी? 5th century बिफोर क्राइस्ट, समवेयर अराउंड 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले, अभी की नहीं है। सो क्या समझते हैं हम अभी? दिस इज रिसर्च इज नॉट अ न्यू टर्म और अ वेरी मॉडर्न टर्म, शायद टर्म कुछ और होगा, बट इन प्रोसेस तो कब से है, शायद जब से अर्थ या जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं ह्यूमंस, रिसर्च शायद तब से है, ठीक है? सो इट वाज रिकॉर्डेड बाय एंशिएंट ग्रीक्स। दे वर नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट टू स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, दे स्टार्टेड रिसर्चिंग। किससे? नॉट ऑन सुपरस्टिशंस कि अच्छा सूरज उग रहा है तो शायद भगवान की मर्जी है इसलिए उग रहा है सूरज, ठीक है, देयर इज अ पावर, देयर इज एनर्जी, वी कैन नॉट सी दैट, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। फाइंडिंग दैट रीजन एंड अप्लाइंग इट टू न्यू इश्यूज इज रिसर्च। उन्होंने देखा कि अच्छा जो नेचुरल वर्ल्ड है, हमारे आसपास सराउंडिंग्स हैं, उसको रीजनिंग दी उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज सैंड है, सैंड का कलर ब्राउन क्यों है, या रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है इन सम एरियाज, है ना? सो इंस्टेड ऑफ सुपरस्टिशन कि कुछ भी रीज़न तो है नहीं, बस मन किया हमारा सोचने का तो इसलिए हमने मान लिया। दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड एस्ट्रोनॉमी। जब वो होती होगी क्या, लाइटनिंग होती है, जब थंडर स्टॉर्म्स होते होंगे तो वो सोचते होंगे सोते सोते, सपोज रात को अगर लाइटनिंग होने लगी, हम लोग अभी भी घबरा जाते हैं, ठीक है, हम लोग तो अपने घर में रहते हैं, वी हैव पक्का हाउसेज, तब तो देयर वाज नथिंग,
तो शायद ये प्रॉब्लम अराइज हुई होगी, तभी दे डिसाइडेड अबाउट सर्चिंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है लाइटनिंग, वहीं से सोचा होगा उन्होंने, है ना। सो क्लियर। रिसर्च, रिसर्च, पहले से की हुई सर्च को दोबारा सर्च करना, रिसर्च। ओके, सर्च ऑफ द सर्च्ड, finding out new things from the already known things in order to establish facts and reach to new conclusions. पुरानी स्टडीज़ को यूज़ करके, सर्च करके अपने न्यू फैक्ट्स क्रिएट करना, अपने फैक्ट्स पे, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई करना, वो कैसे आपको हेल्पफुल होंगे, उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, दैट इज रिसर्च। फाइंडिंग आउट न्यू थिंग्स फ्रॉम द ऑलरेडी नोन थिंग्स, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं, ठीक है। जैसे आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो बुक पढ़ते हो, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो एज इट इज कॉपी पेस्ट भी करते हैं, होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अगर कोई आंसर शीट से, आप अपने नोट्स भी अगर कभी चेक करें, जब आप पढ़ते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कभी भी बुक पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्या वो एज इट इज सेम होते हैं? नहीं होते, हो ही नहीं सकते, होने चाहिए भी नहीं। आप बुक पढ़ी, नोट्स बनाए, उसके बाद जब उन नोट्स के भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, उसमें भी कुछ नया समझ आता है। कई बार होता है ना ऐसा कि मैं ये तो लिखना भूल ही गई, इसमें ये तो मैंने मिस कर दिया। सो कॉपी पेस्ट तो नहीं होता, आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो आप, उसमें से कुछ नया निकला, कुछ नया आपने फैक्ट निकाला, उसमें से ढूंढा, आपको समझ आया, आपने लिख दिया, दैट इज रिसर्च, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। ये प्लीज लिख लो, याद रहेगा आपको, बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। R for rational thinking. What is rational thinking? What is rational thinking? Logical, good. और सही गलत की समझ, है ना। कोई चीज़, विवेक कहते हैं जैसे हिंदी में, विवेक। रैशनल थिंकिंग विदाउट एनी बायस, जो है जैसा है एक्सेप्टेड एज इट इज़। अगर अच्छा है बुरा है, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना। वी डोंट हैव टू बी पार्शियल, लॉजिकली उसको देखना है हमें, बाय हार्ट नहीं कि ये तो गलत है। देयर आर सम रिसर्चेस रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स एंड टॉपिक्स जो हमें लग सकता है कि ये, या कोई टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, हमें उस ड्यूरिंग दैट रिसर्च हमें कुछ सोर्सेज ऐसे मिल सकते हैं जो हमें लग सकता है कि शायद ये गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वी स्टिल हैव टू यूज़ इट। क्या करें? एंड ये कोई फोर्सिबिलिटी नहीं है, बट दिस इज़ लाइक दैट। लेकिन आपको देखना है, आपको ये रैशनल मतलब आपको सही गलत की समझ होनी चाहिए। विदाउट दिस रैशनल थिंकिंग रिसर्च फेल्स। आप सब कुछ अगर अपनी रिसर्च में ऐड कर देंगे
वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके रिसर्च को बल्कि करेगा और रिजेक्ट करवा देगा एट द एंड, एक यूजलेस रिसर्च बना देगा उसे. सो यू हैव टू सिलेक्टिवली डिसाइड एंड थिंक सिलेक्टिवली कि आपको अपनी रिसर्च में क्या ऐड करना है, कौन से सोर्सेज साइट करने हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ साइट करनी है, कौन से रिसर्च पेपर्स आपको आपके लिए आपकी रिसर्च से आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं. व्हेन यू सर्च ऑन गूगल हज़ारों लाखों आपको सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं, उसमें से डिसाइड करते हो कौन सा सही है कौन सा नहीं है, कितना टाइम जाता है उसमें, है ना. लेकिन व्हाट इज़ दैट, वो आपका रैशनल है, आपके पास माइंड है वो सोचने का आपके लिए क्या सूटेड है क्या नहीं है. दैट्स व्हाट मेक्स यू एबल टू डिसाइड रैशनली. एक्सपर्टीज, ई फॉर एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज, आपके जो टीचर्स आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनकी उनमें एक्सपर्टीज होगी, दैट्स वाई दे आर एबल टू टीच यू. ठीक है. इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर टेलिंग यू अबाउट समथिंग, तो उसमें मेरी कुछ तो एक्सपर्टीज होगी, दैट आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड टीचिंग यू. जब आप रिसर्च करते हैं यू नीड टू बी एक्सपर्ट एट इट. जैसे अभी तो आप यू आर इन योर बैचलर्स ओनली, बट आफ्टर इन मास्टर्स ऑल्सो स्पेशलाइजेशंस होती हैं. ठीक है. इन विच फील्ड यू वांट टू स्पेशलाइज इन योर मास्टर्स. उसके बाद जब आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं उसमें भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं. सो ग्रेजुअली यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दैट. जो आपका फील्ड होता है आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो, तभी आप रिसर्च अच्छी कर पाते हो. सो रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टीज. सिर्फ एक स्पेसिफिक कोई चीज़ जो सिर्फ आपके पास है, दैट मेक्स यू डिफरेंट, वो आपको एक्सपर्ट बनाती है. ये बार बार आपको उसमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है प्रैक्टिस कर करके, दैट यू आर एक्सपर्ट एट इट. कोई और आपसे बेटर हो ही नहीं सकता. वो आपकी रिसर्च को बेस्ट बनाती है. क्लियर. एस फॉर सोल्यूशन, सर्च फॉर सोल्यूशन. रिसर्च क्यों करते हो आप लोग? कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है ना. बेसिक मीनिंग तो यही है. और जो हम आगे डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ रिसर्च करते हैं जो लोग, उनका भी मोटिव तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ढूंढना होता है. ऐसे ही मन तो नहीं किया कि चलो आज मेरा मन कर रहा है रिसर्च करने का, मैं रिसर्च करती हूँ, ऐसा तो नहीं होता. कुछ प्रॉब्लम है या जितनी भी कोई इन्वेंशंस होती हैं, कहीं वो प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई, रिसर्च पर गई और वो डेवलपमेंट हुई, वो इन्वेंशन हुई. ऐसे ही आप लोग को कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई, आपने उसके बारे में रिसर्च किया और फिर आप एक कंक्लूजन पर आए, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया. सो रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम फॉर अ सोल्यूशन, solution for a problem. Clear? E for exactness. Exactness कैसे हो सकती है रिसर्च में? Exactness का क्या मतलब हुआ रिसर्च से? ये चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए. You cannot search for things haywire, और अंडर द सन आप कुछ भी नहीं ढूंढ सकते हो. एक पर्टिकुलर आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट्स योर मोटिव, आपको क्या ढूंढना है. एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टली वही पॉइंट आपको चाहिए ढूंढने के लिए. दैट इज एग्जैक्टनेस इन रिसर्च. एनालिसिस, किस चीज का एनालिसिस? रिसर्च में क्या, किस चीज का एनालिसिस करोगे? हम सॉरी. हाँ जी, सही कह रहे हो आप, लेकिन रिसर्च में क्या एनालाइज करोगे आप? हाँ, जिसमें प्रॉब्लम है उसके जो आपने सॉल्यूशंस ढूंढे है ना, उनको एनालाइज करोगे. गूगल रिजल्ट्स इतने सारे आते हैं, ढूंढते हो, फिर उनको पढ़ते हो, फिर उनमें से भी तो ढूंढते हो, सर्च आउट करते हो, फिल्टर आउट करते हो. ये बिल्कुल एप्ट है. एग्जैक्टनेस आ गई और एनालिसिस किया, तब वो एग्जैक्टनेस आई, तब समझ आया कि यही चाहिए. एनालाइज किया, उसको मंथन करना, क्या ये सही है मेरे प्रॉब्लम के लिए, मेरे रिसर्च के लिए या नहीं. क्लियर. आर फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स. आपको गिवन फैक्ट्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है.
और वो प्रॉब्लम पे आप कैसे ये कोई और एग्जिस्टिंग रिसर्च या आप जो रिसर्च कर रहे हो वो अप्लाई कैसे करती है आपके एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे। रिलेशनशिप, लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी मैंने समझाया था ना कि रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है फैक्ट्स में और आपकी रिसर्च में। रिसर्च तो कर लोगे, अगर वो फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उस रिसर्च का, है ना। मूड कोर्ट में भी फॉर एग्जांपल हमने वी डिस्कस दैट आपको जज किन पैरामीटर्स पे किया जाएगा, आप क्या फैक्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स, आपके एनालिटिकल स्किल्स एंड आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन स्किल्स। किस चीज़ की, कि आपने एक लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया है और उसको गिवन फैक्ट्स पे आपने अप्लाई कैसे किया है, ठीक है। दैट इज एप्लीकेशन टू द फैक्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है, लाइक हमारी क्लास है, क्लास का टाइम है 1:45 टू मोस्टली इट गोज टू 3:15, है ना। सो आज सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास सिर्फ 15 मिनट हो पाती है क्योंकि लाइट चली गई, बैकअप भी ख़त्म हो गया, ना स्मार्ट क्लास वर्क कर रहा है और लाइट्स भी ऑफ हो गई, क्लास भी हमने वाइंड अप कर दी, फिर हमारा मूड ख़राब हो गया, हमने क्लास वाइंड अप कर दी। जब फिर कल या फिर आपके मैनेजमेंट आपसे पूछती है या हमसे कोई रीज़न पूछता है कि कल क्लास सिर्फ 15 मिनट की क्यों हुई, तो क्या कहेंगे हम, लाइट चली गई थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था, स्मार्ट बोर्ड नहीं चल रहा था, अंधेरा हो गया था, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज़ रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, कि क्लास इसलिए वाइंड अप की गई क्योंकि लाइट चली गई, ये रिलेशनशिप है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन रिसर्च ऑल्सो। आपको रिलेट करना है, फैक्ट कुछ और कह रहा है और आपकी रिसर्च कुछ और कह रही है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड सोर्सेज। क्लियर। सी फॉर क्रिटिकल, क्रिटिकल, केयरफुल एंड कंस्ट्रक्टिव। समझाओ कोई। What is critical? Please try. आप क्रिटिकल क्या होगा, रिसर्च से रिलेटेड क्या हो सकता है? ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फिल्म के क्रिटिक्स, फिल्म क्रिटिक्स सुने, जो फिल्म्स को या जब मूवीज़ कोई रिलीज़ होती हैं उनको रिव्यू करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, नेगेटिव रिव्यूज़ जो देते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं ना उन्हें। हाँ जी, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करके, पहले मूवी देख के आएंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर उसको क्रिटिसाइज करेंगे। जो अच्छे, मतलब वो स्टार रेटिंग होती है, IMDb रेटिंग होती है, अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह, अब तो थिएटर्स में तो खैर कम ही जाते हैं मूवी देखने, अब तो सब ऑन आपके टीवी दिखता है सब कुछ। सो व्हाट इज़ दैट, आपको रिसर्च में क्रिटिकल होना पड़ेगा, अपनी ही रिसर्च में। अब कहोगे मैम अपनी ही रिसर्च, हमने कोई चीज़ की है, उसमें कैसे कोई कमी निकाल दें हम, इससे पहले कि कोई और कमी निकाले आप खुद ही कमियां निकाल लो उसमें। बीइंग क्रिटिक मीन्स आपने रिसर्च की, उसका फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, रीड करो, एक प्रूफ रीडिंग करो या किसी से करवाओ, योर टीचर्स और एनीबडी, उसे क्रिटिसाइज करो ये सोच के कि ये मेरा रिसर्च वर्क नहीं है, ये किसी और का रिसर्च वर्क है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे क्रिटिसाइज करो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकालो, सो दैट आप उसे सॉल्व कर सको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च में कि एक बार हो गई, आपने रिसर्च पेपर वगैरह जो भी है उसका ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया, एंड देन यू हैव टू क्रिटिसाइज इट ऑन योर ओन बिफोर somebody else criticizes it for you. Be careful. Careful in what? While researching, while criticizing also. इसीलिए मैंने बोला कि
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करना है कि किसी और का आप रिसर्च वर्क देख रहे हो, अपना नहीं। तो उसमें आप केयरफुल रहोगे। जैसे एग्ज़ाम शीट्स चेक होती हैं, अगर इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, इंटरनली टीचर्स चेक करें, ठीक है, हम लोग सोचते हैं नहीं हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, वो बहुत केयरफुल होते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। बी कंस्ट्रक्टिव, क्रिटिसाइज कर लिया, केयरफुल हो गए, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट दोबारा से कैसे करोगे, दोबारा से उसको कैसे ठीक करोगे। ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी आपके प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने आते हैं जब क्लासरूम में, उससे पहले हमें लगता है कि ये तो 5 मिनट का टॉपिक है, ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, बट द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क दे पुट इन उस 5 मिनट के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना एग्ज़ाम्स में, तो शायद आपके टीचर्स उससे पहले पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि उनको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना होता है, एंड देन जब उन्हें आंसर्स चेक करने होते हैं, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट। हर किसी को ब्रशिंग अप चाहिए होती है फॉर देयर स्किल्स। जब आप एडवोकेट, एज एन एडवोकेट भी आप प्रैक्टिस करते हैं, पूरी पूरी रात लग जाती है, 4-4 बज जाते हैं केस फाइल पढ़ने में। क्यों? ताकि हम अगले दिन जाके आर्ग्यू अच्छे से कर पाएँ अपनी रिसर्च को। वो रिसर्च ही है एक तरह से, केस फाइल पढ़ना, उससे रिलेटेड सब एविडेंसेस को कनेक्ट करना, फैक्ट्स को, विटनेसेस को, सब चीज़ को इकट्ठे गैदर करना एक जगह पे, दैट इज़ रिसर्च एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ऑनेस्टी होनी चाहिए सर, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, कुछ भी कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, कोई हॉबी कर रहे हो, अपने आप से ऑनेस्ट रहना सीखो। कि अगर मैंने आज, जैसे आपने जजमेंट पढ़ी, तो नेक्स्ट जजमेंट अगर आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि चलो ये तो पढ़ लूँगा, मैंने पिछली वाली जब पढ़ ली 3 दिन में, ये तो मैं पढ़ ही लूँगा, वो करते करते आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो कि ये तो पढ़ ही लूँगा, हो ही जाएगा, ये तो कोई बात नहीं। फिर दिन बीत गए, उसके बाद क्या। सो इसलिए बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ जब आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक छोटे से इशू पे रिसर्च करना और एक पूरा थीसिस लिखना, बहुत फ़र्क है उसमें। आपको कॉन्टिन्यूटी अगर टूट गई तो वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा। वो आपको इसलिए कॉन्टिन्यूस रहना है, हार्डवर्क से और ऑनेस्टी से, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर। पढ़ो एक बार ये। Research is simply a systematic and refined technique of thinking, employing specialized tools, instruments and procedures in order to obtain a more adequate solution of a problem. क्या समझे? कोई एक्सप्लेन करो प्लीज मुझे। रिसर्च क्या है? एक टेक्निक है, गोइंग बाय अ प्रोसीजर, कुछ भी नहीं, बस एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है, एक प्रोसीजर होता है किस चीज़ का सोचने का, कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, ठीक है। उस सोच को लाने के लिए आपको किस किस चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। एक सोच है आपके माइंड में, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, वो टूल्स कौन से होंगे, वो सोर्सेस कौन से होंगे। एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स, किस लिए, ये सब किस लिए करोगे? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मोर एडिक्वेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कुछ भी मिल जाएगा, जनरलाइज्ड भी मिल जाएगा, लेकिन क्या स्पेशल कर सकते हो, क्या स्पेशल एफर्ट्स या टेक्निक्स लगा सकते हो जिससे आपको टू द पॉइंट एंड प्रॉम्प्ट सोल्यूशन मिले उस प्रॉब्लम का।
ठीक है, मतलब एक रास्ता evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions analysis to determine whether they fit the formulating hypothesis. Exactness. मूड प्रॉब्लम है आपके पास, फैक्ट्स अलग कर लिए, इश्यूज अलग कर लिए, रिसर्च करी, लॉ ढूंढी, उसके बाद एनालाइज करोगे कौन सी लॉ, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन से फैक्ट पर लगेगा, कितना लगेगा, ये सोचा, ये वही है. सो एक बार दोबारा से एक बार खुद पढ़ो, कुछ समझ आएगा इसमें, अलग पढ़ो. क्या लग रहा है ये, क्या है ये? डेफिनेशन तो नहीं है ये, प्रोसीजर बता रहा है ये. करेक्ट, वेरी एब्सोल्युटली राइट. प्रोसेस बता रहा है. इसमें रिसर्च के सारे स्टेप्स आ गए जो हम आने वाले 10 क्लासेस में हम सीखने वाले हैं ना, ये वो पूरा प्रोसीजर बता दिया इन्होंने ब्रीफ में. रिसर्च कंप्राइजेस सबसे पहले डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. क्लियर? नंबर 2 पे आएगा उसका हाइपोथेसिस क्रिएट करना. हाइपोथेसिस क्रिएट करना मतलब एक, हाँ, माइंड में पिक्चर, एक हाइपोथेसिस बनाना, एक माइंड में पिक्चर क्रिएट करना, अजम्पशंस करना. और फिर उसके बाद उसके सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या है, मतलब आप क्या सॉल्यूशंस उसके सजेस्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी सजेस्टेड क्या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं. नंबर 4, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा. केसेस, बहुत सारे केस लॉज इकट्ठे कर लिए, ठीक है, कलेक्ट तो हो गए, उसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया आपने कि ये इस फैक्ट से रिलेटेड केस है, ये इस फैक्ट से रिलेटेड केस है, ये मुझे इश्यूज में मदद करेगा, ये मुझे अपने एविडेंसेस प्रूफ करने में मदद करेगा. ऑर्गेनाइज कर दिया. उसके बाद उसको इवैल्यूएट करोगे, कौन सा सबसे पहले मेरे को यूज़ करना चाहिए, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स के वक्त टाइम नहीं था, मैंने बताया था, है ना. तो उसमें आपको देखना पड़ेगा आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कौन सा जजमेंट प्रेजेंट करोगे, कौन सी अथॉरिटी साइड करोगे. अगर लेस इंपॉर्टेंट वाली है वो रह भी गई तो चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली नहीं रहनी. दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन द डेटा इज. मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स. सोच लिया कौन सा आएगा, डिड्यूस कर लिया कि ये 10 केसेस हैं, 10 में से ये 3 हटा दो, 7 बचे, 7 में से ये 2 मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ, पहले 5 जो हैं वो मुझे पहले इंपॉर्टेंट है, वो यूज़ करूँगा मैं. दैट इज डिडक्शंस. एंड रीचिंग कंक्लूजन्स. एंड एट लास्ट, कि एंड रीचिंग कंक्लूजन्स मतलब कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी बहुत स्ट्रांगली प्रूव कर रही है आपका आर्ग्यूमेंट, ये तो बस हो ही गया, समझो ये तो केस में जीत ही गया, कंक्लूजन पे पहुंच गए आप एक. एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स. इसका कोई और ऑपोजिशन, कोई जजमेंट तो कोई अथॉरिटी नहीं है ऑपोजिशन के पास जो मेरे अगेंस्ट यूज़ कर लें. केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट इन द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. अगर मान लो ऑपोजिशन के पास है कोई जजमेंट या अथॉरिटी या कोई रेफरेंस आपके उसके अगेंस्ट, तो क्या करोगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको चेक करोगे कि ये क्या इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, इसमें फिट हो रहा है इन फैक्ट्स में. दैट इज व्हाट इज वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. एक तरह से लीगल रिसर्च का भी प्रोसेस हो गया ये, जो एग्जाम्पल समझाया उससे आपको लीगल रिसर्च का भी प्रोसेस आ गया. इसमें कुछ डाउट, कुछ पूछना है, आगे बढ़ें. Objectives of research. Contribute to existing knowledge.
कैसे कंट्रीब्यूट करता है रिसर्च? इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, या एक तरह से यू कैन से नॉलेज को बढ़ाता है रिसर्च, है ना? आप रिसर्च करते हो, आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज तो होती है। अगर आपको सपोज ये पता था कि फैक्ट है, आपने रिसर्च की, उससे रिलेटेड आपको ये भी पता चल गया, अच्छा फैक्ट एंड इशू अलग होता है, रेलेवेंट फैक्ट अलग होता है, मैटर एंड इशू अलग होता है, सब्जेक्ट मैटर अलग होता है ना? ये पता चला, ये रिसर्च से पता चला। जब आपने पढ़ा, आपके माइंड में प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन आया, आपने उसको सोल्यूशन ढूंढा, उसका आंसर ढूंढा, ये क्या है? रिसर्च। लेकिन इस प्रोसेस में पूरे में आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ गई, क्योंकि आपने ये 4 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए शायद 40 जगह ढूंढा होगा, तब जाके आपको एक कॉन्क्रीट क्लियर आंसर मिला होगा। सो दैट इज व्हाट रिसर्च डज फॉर यू, कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। या फॉर एग्जाम्पल, हम अब इतने मॉडर्नाइजेशन, दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है? 1991 में जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, LPG पॉलिसी 1991 ना, और 93 1 सो वो क्या था? वो एक डेवलपमेंट ही थी, वो एक एडवांसमेंट ही थी। या फिर अगर और पीछे जाएं, ह्यूमन रेस पे हम जाते हैं अगर, तो आदिवासी थे, आदिवासी से मॉडर्नाइज्ड कल्चर पर हम आए, दैट इज़ व्हाट एडवांसमेंट। अर्ली मैन की भी स्टेजेस थी, वो कैसे एडवांसमेंट हुई उनकी, कैसे हुई? उन्होंने, जब वो रहते थे एक जंगल में या कहीं भी, उन्हें खाना चाहिए था, प्रॉब्लम थी, उन्होंने ढूंढा खाना कि पेड़ वे फ्रूट्स हैं, हम वो खा लेते हैं, एनिमल्स हैं, हम उनको पका के खा लेते हैं। वो कैसे आया? वो रिसर्च से आया, रिसर्च उन्होंने भी की। उसके बाद और क्या क्या किया था उन्होंने? शेल्टर के लिए, जैसे रहना था, फायर चाहिए थी, तो उन्होंने कैसे इन्वेंट, कैसी हुई फायर? फिर स्टोन्स, फ्रिक्शन क्रिएटेड, उससे एक लॉ भी क्रिएट हुई, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। सॉरी, क्रिएट तो वो ऑलरेडी थी, एग्जिस्टेंस में थी वो ऑलरेडी, लेकिन पता हमें तब चला कि अच्छा फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो फ्रिक्शन से फायर कॉज होती है। दैट वाज रिसर्च। वो क्या हुई? एडवांसमेंट हुई नॉलेज की थ्रू रिसर्च। उन्होंने खोजा होगा, उन्होंने ढूंढा होगा। क्यों खोजा होगा? क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें उनका सोल्यूशन चाहिए होगा। सो दैट्स हाउ रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग। Informed, it has to be informed, ED. Informed policy or decision making. रिसर्च कैसे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है या डिसीजन लेने में? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी ये जो न्यू 3 क्रिमिनल बिल्स हैं, अब तो लॉज 1 जुलाई से एप्लीकेबल हैं, है ना? वो चेंज हुए, पूरे अमेंड भी नहीं हुए, टोटली चेंज्ड, रिप्लेस्ड, दैट इज रिप्लेसमेंट। वो कैसे? रातों रात तो नहीं हो गया भाई, आज सोचा कल कर दिया। दिसंबर में पास हुए थे बिल्स, नवंबर में और दिसंबर में, 25 दिसंबर और 23 दिसंबर। उसके बाद अभी परसों ही नोटिफिकेशन आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दैट इट विल बी एप्लीकेबल ऑन जुलाई 1। वो क्या था? वो इतना टाइम लग गया उसमें, और अभी और लगेगा टाइम उसको। अभी हमने सोचा है कि 1 जुलाई से अप्लाई हो जाएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट दोज 3 न्यू लॉज। वाई? क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, ठीक है? बहुत टाइम लगेगा सबको समझाने में, सबको समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। बट मोशन में स्टार्ट कर दिया हमने वो प्रोसीजर, तो इट विल हैपन। क्या था ये पॉलिसी मेकिंग ही थी, लॉ मेकिंग थी। कैसे सोचा होगा उन्होंने? रिसर्च की होगी ना। रिसर्च कैसे की होगी? इतने सालों से हम वही पुराने लॉज यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से जो अडॉप्ट किए हमने।
तो अब हमें लगा कि अब तो मॉडर्न वर्ल्ड है, अब तो सब सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं, फिर भी पुराने लॉज, वाई सो? दिस वॉज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। तो उसका सोल्यूशन ढूंढा। सोल्यूशन कैसे ढूंढा? हर एक प्रॉब्लम को देखा उन्होंने कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग वाला जो सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 है, जो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नाउ अभी, बिकॉज उस पर भी डिस्कशंस होनी है, उन्होंने कहा है। अब डिस्कशंस क्या हैं? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। सो हर चीज अराउंड यू, एवरीथिंग अराउंड यू इज अ रिसर्च, इज रिलेटेड टू अ रिसर्च। अगर ध्यान से सोचोगे और ऑब्जर्व करोगे तब समझ आएगा, एंड देन यू विल गेट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट क्रिएट होगा अपने आप कि अच्छा ये कैसे हुआ। पता है, मतलब हर क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, लेकिन आपको ये अपने अंदर जो है ना, ये व्हाट यू से क्यूरियोसिटी, ये हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। ओनली देन कैन यू लर्न। अगर ये क्यूरियोसिटी ख़त्म होगी ना, तो लर्निंग वहीं स्टॉप हो जाएगी, सिर्फ वो बुक्स तक रह जाएगी, उसके ऊपर कभी कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। और वो ठीक है, मार्क्स ले लोगे, डिग्री ले लोगे, बट प्रैक्टिकली और एज अ पर्सनल जो आपकी ग्रोथ होगी वो नहीं होगी। बिकॉज आज के टाइम में एट प्रेजेंट, अगर मैं आज के दिन की ही बात करूं, कल का भी छोड़ो, सिर्फ आज के दिन की, सबके पास डिग्रीज हैं। डिग्रीज तो अब हर कोई पढ़ रहा है, एवरीबडी कैन गेट अ डिग्री, ठीक है। लेकिन आप एड ऑन क्या दे सकते हो अपनी तरफ से? दैट्स व्हाट मैटर्स। आपके एडिशनल स्किल्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जो 10 दिन का मूड कोर्ट ट्रेनिंग किया, अब आप रिसर्च ट्रेनिंग कर रहे हो, शायद कभी आपको लगे ड्यूरिंग द क्लासेस एट सम पॉइंट कि नहीं ये बोरिंग हो रहा है। होता है, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, पढ़ाते पढ़ाते भी होता है कि आज ये टॉपिक बड़ा बोरिंग है, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, लेकिन दैट हैज़ टू बी टॉट। बट वो कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज लॉन्ग रन में आपको बहुत बहुत बेटर करेगा, बहुत एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग दिस। सो इसलिए कीप दैट क्यूरियोसिटी एंड दैट ईगरनेस टू लर्न ऑलवेज। सिर्फ बुक्स नहीं है पढ़ाई, जब बाहर निकलोगे ना इस कॉलेज से तब समझ आएगा कि बुक्स तो क्या था। मतलब ठीक है, डिग्री चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, अगर बुक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में अभी हम करते हैं दैट इज़ जस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ लिया है ना। सब स्टूडेंट्स करते हैं ये, आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी यही करती थी, लेकिन वो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि नहीं। तो इसलिए साथ साथ आप लर्निंग अपनी कॉन्टिन्यूटी में रखो, यू विल बी बेनिफिटेड। सो व्हाट इज इन्फॉर्म पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसाइड कर लिया कि ये लॉज हमें चाहिए। वो कैसे पता चला? रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट इज एड्रेस अ स्पेसिफिक इशू। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, पहले जैसे जो अर्ली मैन या फिर आदिवासी जो थे, आज भी इवन जो ट्राइबल, आप अगर ट्राइबल एरियाज़ में चले जाओ, एक्सट्रीम ट्राइबल एरियाज़ में, सो पत्ते से उनकी क्लोथिंग वाज लीव्स होते हैं, वो सूखी वाली घास होती है ना। पहले ऐसे करते थे ना। कोई मूवीज़ भी, हम जब छोटे होते थे तो शायद आप लोगों ने मूवीज़ भी देखी होंगी ऐसी, हाँ, स्किन्स यूज़ करते थे टू कवर देयर बॉडी। सर्दी लगती थी तो वो स्किन से कवर करते थे, गर्मी लगती थी तो वो पतले उससे लीव्स होते थे उससे कवर। अब तो हमारे पास कपड़े हैं, है ना, क्लोथिंग है। वो इन्वेंशन कैसे हुई? रिसर्च से। प्रॉब्लम हुई होगी कुछ ना कुछ कि भाई नहीं, वी नीड सम कवरिंग फॉर आवर बॉडी, फॉर ह्यूमंस, तो वो रिसर्च की उन्होंने, उससे क्लोथिंग का इन्वेंशन हुआ। सो एक स्पेसिफिक इशू था, उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया उन्होंने। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी वही है। प्रॉब्लम आ गई, रिसर्च करी, वैक्सीन डेवलप करी, है ना, बनाई वैक्सीन। सो दैट वाज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नई चीज़, सॉरी, कोई क्रिएट करना, कुछ क्रिएट करना। क्लियर? दैट इज थ्रू रिसर्च, नॉट अदरवाइज। कितनी ट्रायल्स हुए थे ना, और कितने र्यूमर्स थे जब वो वैक्सीनेशन, है ना, कि कोविड वैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज,
booster dose. What is the nature of research? It is scientific in nature. Scientific कैसे मतलब systematically होती है सब चीज़, प्रोसीजर की तरह चलता है। हाँ प्रोसीजर की तरह चलता है, स्टेप बाय स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड, डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा, रास्ता सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। सो रिसर्च का नेचर है, जो भी आप रिसर्च करोगे वो आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगी। चाहे एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचने में आपको समय लग जाए, लेकिन लेकर उसी डायरेक्शन में जाएगी आपको। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थ्योरीज डेवलप होती हैं थ्रू रिसर्च ओनली। गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एग्जिस्टिंग सोर्सेज, उनसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना। वैलिड एंड वेरीफिएबल टूल्स, जो आपके रिसर्च होते हैं ऐसे ही नहीं कर सकते आप, आपकी उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि ये इस पर्सन के थ्रू ये रिसर्च किया गया है, तो वो वेरिफिकेशन होती है उसकी, ट्रस्टेड सोर्सेज होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा और उठा के मैंने अपने रिसर्च पेपर में लिख दिया वो, नो, दैट इज़ नॉट ट्रस्टेड और वेरीफिएबल। क्लियर? बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब अज्यूम कर रखा है मैंने एक पूरा सिनेरियो, उसके ऊपर बेस्ड है, और मुझे मेरे माइंड में उसका एक कंक्लूजन भी है मेरे माइंड में, दैट इज़ व्हाट इज़ रिसर्च रिलेट्स टू। एक हाइपोथेसिस होता है, उसका सोल्यूशन भी है। एट द एंड आपको ये चेक करना है कि जो आपने सोचा था सोल्यूशन, क्या वो सोल्यूशन पे आप पहुंचे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ रिसर्च। क्लियर? लिख लिया? कुछ पूछना है इसमें से? व्हाट इज दिस? PhD, मीनिंग ऑफ PhD करोगे कभी तो, अगर प्रोफेसर बनना है तो, या वैसे भी अपनी नॉलेज को और एनहांस करने के लिए करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मेरे को तो प्रैक्टिस से टाइम नहीं मिल रहा, तभी तो कह रही हूँ ना, यू हैव टू डिसाइड। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना है, यू शुड गो फॉर इट। लेकिन अगर प्रैक्टिस का ही आपका मोटिव है तो फिर यू कैन नॉट डू दैट। हाँ हाँ ऐसी थोड़ा यहाँ खड़ी हूँ पढ़ाने के लिए। सो मीनिंग ऑफ, हाँ जी क्या कह रहे हो? लीजिए। लो। बट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पढ़ाने के लिए PhD की ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली पढ़ाना है, लाइक फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, एज अ फैकल्टी ऑफ देयर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, बट टेकिंग वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, पार्ट टाइम आप करना चाह रहे हो 3 आवर्स के लिए और 2 आवर्स के लिए, देन शायद मुझे देख के आप लोग को लगा होगा कि PhD की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सही पढ़ा रही हूँ मैं? समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? ठीक है फिर। नहीं 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 नहीं, आई हैव नॉट। इन फ्यूचर आई माइट, बट अभी तो नहीं। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, जैसे कोई नई डेवलपमेंट फॉर, मतलब जैसे अगर इन्वेंशन हुआ है किसी चीज़ का, टेलीविज़न का, टेलीफोन का, उससे कुछ प्रिंसिपल्स हमने डिराइव किए होंगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू। अलग अलग स्टेजेस पे आया टेलीविज़न या टेलीफोन,
और या फिर ट्राई से रिलेटेड, जैसे ट्राई का टेलीकॉम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म जो ट्राई की, कम्युनिकेशन, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो वो क्या है, एक बॉडी है, क्या वो बताते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं आपको, मतलब वो गाइडलाइंस आती हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स। नए डेवलपमेंट होते हैं या फिर क्रिमिनल लॉ और जो न्यू बिल्स हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट हुई है उनकी थ्रू, और आगे और होगी थ्रू न्यू जजमेंट्स, या जो आप न्यू डिसीजंस पढ़ते हैं जिनके ऊपर कोई लॉ नहीं है, उन पे प्रिंसिपल्स बनते हैं, उन पे गाइडलाइंस बनती हैं। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक गाइडलाइंस थी, वो अभी भी लॉ तो नहीं है, अब न्यू बिल में शायद हो, आई हैवंट रेड दैट, बट न्यू अभी तक एग्जिस्टिंग में कोई उस पर लॉ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आईपीसी में, लेकिन गाइडलाइंस हैं एंड दे आर बाइंडिंग। दैट इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज। वो गाइडलाइंस किस बेसिस पे बनी, जजेस ने रिसर्च किया होगा कि हाँ वर्किंग वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं, हमें इन्हें एड्रेस करना है। दैट इज़ हाउ न्यू प्रिंसिपल्स और थ्योरीज डेवलप। क्लियर? और लिखना है इसमें से कुछ या डन? सो मीनिंग ऑफ पीएचडी इज डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। जब मैं स्टूडेंट थी मुझे नहीं पता था ठीक है, आप लोग को पता है तो वेरी गुड। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ आई डिडंट नो दैट, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे जब वो इंट्रोड्यूस करते थे तो हमें बताते थे देयर डेजिग्नेशन या वो परस्यूइंग है पीएचडी, तब क्लियर नहीं होता था। फिर मैंने एक दिन अपने टीचर से पूछ ही लिया था सेकंड ईयर में आके, फर्स्ट ईयर में नहीं सेकंड ईयर में आके मैंने पूछ लिया, फिर उन्होंने मुझे समझाया था तो मुझे समझ आ गया था। सो पीएचडी की मीनिंग इज, फुल फॉर्म इज डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, डी डॉक्टरेट एंड पीएच इज फिलॉसफी। वाई डॉक्टरेट, क्यों बोलते हैं डॉक्टरेट? डॉक्टरेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डॉक्टर। डॉक्टर, एक तो वो मेडिकल वाले डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं, ये हैं दूसरे डॉक्टर, विच मीन्स टीचर। क्लियर? टीचर। इन medieval Europe, the term doctor was used to refer to the scholars who had attained the highest level of education in their field and were authorized to teach at universities. किसी को पढ़ाने के लिए हमें भी तो उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए ना। अब आप ही के क्लास से कोई आके अगर आपको पढ़ाए तो कैसा लगेगा? समझ नहीं आएगा, कुछ हो भी सकता है आ जाए, लेकिन क्या आप उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करोगे? नो। सो टू टीच, स्पेशली टीचिंग इज सच अ नोबल प्रोफेशन, उस चीज़ के लिए यू नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज टू गिव योर स्टूडेंट्स अ बेटर एक्सपोजर। सो डॉक्टरेट टर्म आई डॉक्टर वर्ड से, जिसका मतलब था टीचर, और पहले क्या होता था, डॉक्टर वॉज यूज टू रेफर टू स्कॉलर्स, अभी भी वैसे ही रेफर करते हैं, पहले भी ऐसे ही करते थे, अभी भी ऐसे ही करते हैं। स्कॉलर्स हु हैड अटेन्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, किसी भी फील्ड में, साइंस में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, एनीथिंग, साइकोलॉजी में हो सकता है, टू टीच एट द यूनिवर्सिटीज। कर दूं आगे नेक्स्ट स्लाइड? लिखो फिर। आप लोग को पिछले वो मिल गए थे लिंक्स, और वो नहीं पीडीएफ वगैरह, इन्हें भी शेयर कर देना आप, इफ़ यू हैव। हाँ वो आप सर से
कितने आपको मैं एग्जांपल्स दूं जो शायद पीएचडी इन्होंने नहीं किया, बट दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स एंड टीचर्स इन इंडिया, प्राइवेट अगर हम उसमें बात करें, नॉट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, लाइक फॉर जुडिशरी ओनली, जो चंडीगढ़ में एक हैं टीचर, आई वुड नॉट नेम हिम, वो जुडिशरी की कोचिंग देते हैं. ही इज़ नॉट अ पीएचडी बट ही टीचर्स सो वेल, सो वेल. उनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हैं कि शायद एक जो टीचर या प्रोफेसर होंगे कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे वो सब्जेक्ट, उनके भी नहीं होंगे शायद. सो अगर आपको, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी नॉलेज आपके अंदर है, आप कितनी आपकी पावर है, व्हाट पावर यू होल्ड, इट डिपेंड्स ऑन दैट. नेक्स्ट, वाई फिलॉसफी पढ़ा था अभी पिछली वाली स्लाइड में, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी. वाई? द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज in Europe were primarily focused on theology and philosophy. ठीक है, the study of philosophy was considered essential for anyone seeking to attain the highest level of education. पहले इतनी स्ट्रीम्स नहीं होती थी, लेकिन उसको बहुत वैल्यू दी जाती थी जिसने फिलॉसफी पढ़ी है, और फिलॉसफी में भी उसने बिल्कुल उसको हाईएस्ट दर्जा दिया जाता था फिलॉसफी को. जिसने फिलॉसफी पढ़ी है उनके लिए वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते थे, सीकिंग टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन. एज अ रिजल्ट द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री वन कुड अर्न एट दैट टाइम was a doctorate in philosophy or a PhD. This was historical background. एक historically आपको कैसे evolve हुई. अब ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में आ गए, मतलब जो पर्सन अगर डॉक्टरेट इन लॉ है, पीएचडी इन लॉ है, तो उनके पास उसकी हाईएस्ट नॉलेज होगी, ये एज्यूम किया जाता है. Over time, the PhD has become a degree that can be earned in a variety of fields, including sciences, humanities, law, social sciences, but the title has remained the same as evidence of its historical roots and its tradition of scholarly excellence. Clear? What is this? The evolution of television. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये, हाउ द टेलीविजन इवॉल्व्ड. 1928 में कैसा था, ऑक्टागन शेप में, 1930 में फिर ऐसा हो गया, 1936 में ऐसा हो गया, अलग अलग कैसे हुआ ये. और अब जो 2007 में LEDs आ गए, LCDs आ गए, अब तो बहुत डेवलप हो गए है ना, जो अब हम यूज़ करते हैं प्रीफेसेस. सो दिस इज़ द एवोल्यूशन. ये कैसे हुआ होगा, रिसर्च हुई होगी इस पे. ऐसे ही तो वी कैन नॉट रीच फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज एंड व्हाट वेयर वी आर टुडे. ये स्क्रीन है, ये जो है स्मार्ट स्क्रीन है, ये कैसे एवोल्यूशन, डेवलपमेंट है, ये थ्रू रिसर्च है. और रिसर्च भी कैसे, अब सबने सोचा कि अब हमें वीडियोस के थ्रू या फिर एक ऐसे इंटरफेस के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. लाइक कोविड में ऑनलाइन टीचिंग कितनी पीक पर आ गई, कितनी ज़्यादा सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडीज़ हो रही थी 2 साल के लिए. तो वो कैसे हुई, प्रॉब्लम हुई कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जा नहीं सकते स्कूल, ना टीचर्स और ना स्टूडेंट्स. तो कुछ उसका सोल्यूशन निकाला था. पहले भी जूम कॉल्स तो पहले भी थी, जूम मीटिंग्स तो पहले भी होती थी, लेकिन उसको हमने क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज़ व्हाट इज़ थ्रू रिसर्च इनोवेशन. क्लियर? एंड थैंक यू. अब कुछ पूछना है इसमें से? कुछ थोड़ा सा, मतलब आज थोड़ा थ्योरेटिकल था, बट कल हम लीगल रिसर्च से करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगी. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सो वी कंक्लूड फॉर टुडे. कल मिलते हैं.